Good morning, all of you. I am Dr. Suraya Shaheen, and today I will deal the topic Charter Act of 1813. Charter Act of 1813 is a very important topic for NET JRF aspirants, also for SET students, PhD students, and any student who is preparing for competitive examination like PCS, etc. So today I will deal what is Charter Act of 18 and what were the proposals of Charter Act of 1813. Okay, actually Charter Act of 1813, it extended the East India Company's charter for next 20 years. यानी कि जो चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट 1813 also referred to as East India Company Act 1813. इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है and it is as a legislative and act passed by the British Parliament that extended the East India Company Charter for an additional 20 years. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड जो हुआ वह आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखने को मिलेगा. एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंड हुआ, इट वाज फाउंडेड इन 1600. ओके, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए किए. इंडिया में भी सेटअप किया गया और उसके बाद से आपका वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, डिफरेंट ट्रांसलेटर्स का यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके वो जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है और किए भी. ठीक है, तो ये 1600 में आपका आया था. ठीक है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813. ठीक है, आपको नेट एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, जैसे आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज व्हाट, तो आपको बताना होगा, वहां पर ऑप्शंस आपके दिए होंगे तो आपको समझ में पहले से आना चाहिए कि ये है क्या. ठीक है, यह रिन्यू किया ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट को फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? ट्रेड मोनोपोली था. एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्टिंग में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ तो ये ट्रेड के नाम पे आए कि हमें यहाँ ट्रेड करना है, जैसे कॉटन, टी एटसेट्रा, इन चीज़ों का करना है. लेकिन धीरे धीरे ये क्या किए, ये यहाँ के इकोनॉमी को इतनी वीक बनाते चले गए कि बाद में लोगों का समझ में आया. उसके बाद वो फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ अलाउ किए, फिर वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ, स्कूल्स कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए गए. वो कैसे फिर 1840 और 1850s तक प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स इंडिया में एस्टेब्लिश किए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू. फिर 1857 तक बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए इंडिया में. और जो मद्रास है, कलकत्ता है और बॉम्बे है, इन 3 जगह को इन्होंने प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस बनाए इनको, और यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था वो रुड़की में था. कब? 1847 में हुआ था. ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट. इस तरह से बैतूल कॉलेज, बहुत सारा, मैं भी आपको बताऊंगी धीरे धीरे. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, द चार्टर एक्ट. अब जो मोनोपोली था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 जो है उस 13 वो उसको खत्म कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको खत्म किया, लेकिन कुछ चीजों पे उनका ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू रहा, जैसे एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइनीज
ट्रेड, चाइनीज ट्रेड और टी को छोड़ करके बाकी उनके ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड अलाउिंग ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट। फाइनली ब्रिटिश मर्चेंट्स वेर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। यानी इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स है उनको इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन दिया गया, लेकिन वह एक लाइसेंस के साथ दिया गया, क्योंकि उसके पहले क्या था कि कोई ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, जिसको जो मन में आ रहा था लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आए तो ये कुछ प्रोविजंस लेकर आए कि क्या करना था, हम इसमें एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें हमको एजुकेशन देना है इंडियन पीपल को, हम इनको ट्रेड को बढ़ावा देंगे, ये सारी चीज़ों को ये बोले। इसमें मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। बट इन ट्रेड विद चाइना एंड द टी ट्रेड द कंपनी स्टिल रिमेन्ड इट्स मोनोपोली। यानी कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आने के बावजूद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ट्रेड पर मोनोपोली कुछ चीज़ों में करता रहा, जैसे कि टी ट्रेड में करता रहा और चाइनीज ट्रेड में ये करते रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका प्रोविजन था, दिस एक्ट गेव मोर पावर्स फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। यानी कि ये जो एक्ट है ये ज़्यादा पावर दिया जो इंडिया के कोर्ट्स थे उनको, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट्स इन प्रेसिडेंसीज लाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेर empowered to tax citizens and enforce those regulations through established कोर्ट्स। यानी कि जो ये प्रोविंसेस बना दिए प्रेसिडेंसीज, किसको, मद्रास को, बॉम्बे को और कलकत्ता को, और इनको एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स जो है यहाँ पर इन प्रेसिडेंसीज में लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया टैक्स वसूलने के लिए सिटीजन्स से एंड एनफोर्स दोज रेगुलेशंस थ्रू एस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स। यानी कोर्ट्स के थ्रू कुछ रेगुलेशंस जो एस्टेब्लिश किए गए थे उनको फॉलो करना था। अब आगे क्या है, नेक्स्ट इनका जो था प्रोविजन, दिस एक्ट गेव, ये तो हमने अब बता दिया आपको, दिस एक्ट प्रोमोटेड एजुकेशन एज क्लॉज 43 ऑफ the act mandated an annual grant of Rs 1 lakh to enhance the revival of Indian literature and promote science and modern education। यानी कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि साल में 1 लाख रुपया निकाला जाता था, किसके लिए, इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये सब जो थे, ये जो लोग पॉलिसी बना रहे थे इन एजुकेशन पॉलिसी, ये सब क्या थी, ये सब तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो इसमें ये अब देखें कि हम इंडिया में इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इंडिया के भी कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ लिटरेचर है, उसको भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करें ताकि लोग खुश हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन लिटरेचर जो है उसको भी प्रमोट करने के लिए और साइंस और मॉडर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए सब मिलाकर साल में एनुअल 1 लाख का इन्होंने जो है ग्रांट दिया। Hence, this act mandated to set aside Rs 1 lakh for each year for Indian education. Indian education को 1 लाख दिया गया every year. So अब आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको नेट एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत आपको Rs 1 लाख मैंडेट किया गया एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन, इंडियन लिटरेचर, मॉडर्न एजुकेशन या साइंस के लिए। तो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होगा, ठीक है। सो एवरी ईयर एफर्ट्स आर मेड टू प्रमोट एंड एनकरेज लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस अमॉन्ग इंडियन नेटिव्स। यानी जो भी इंडियन नेटिव्स हैं उनको लिटरेचर और जो भी न्यू थिंग्स है, लैंग्वेज है, उनको लर्न करने के लिए, साइंस को लर्न करने के लिए प्रमोट किया गया इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट जो है, द एक्ट ग्रांटेड permission for Christian missionaries to enter British India and spread education and religious belief. The arrival of Christian missionaries became a turning point in Indian society, which is marked by the introduction of Western education and Christian teachings in India. So missionaries were officially granted permission to enter India. यानी कि इस एक्ट के तहत, चार्टर
एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो मिशनरीज हैं उनको ऑफिशियल तौर पे परमिशन दिया गया इंडिया में उसको प्रीचिंग करने का, उसके पहले नहीं था, ठीक है। यानी कि वो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़्यादा, उसके पहले उतना नहीं था। यहाँ से क्या हुआ, जब मिशनरीज इंटरक्रिश्चियन मिशनरीज अब इंटर किए हमारे कंट्री में, तो अब एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पूरा चेंज हो गया। ये इनका था कि जगह जगह कॉन्फ्रेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज करे, लोगों के पास जाए, प्रीचिंग दे। यहाँ तक कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने फिर स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। जैसे मैं आपको बताई कि 1840 और 1850s तक इन्होंने क्या किया, सेटअप किया स्कूल्स इंडिया में, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स एंड हाई स्कूल। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट देयर ओन एजुकेशन, अपने एजुकेशन को, इनका वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करना था उसके थ्रू, तो इन्होंने किए। और क्या हुआ, बाय 1857 के तक जो है हमारे यहाँ इंडिया में इन लोगों ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, स्पेशली इन प्रोविंसेस लाइक मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है द मिशनरीज वेयर successful in getting the appointment of a bishop for British India with its headquarters at Calcutta in provisions of this act। यानी कि जो है ये एक्ट के तहत इनको ऑफिशियल तौर पर परमिशन मिल गया। अब ये क्या है कि ब्रिटिश इंडिया में ये बिशप भी अपॉइंट करना शुरू कर दिए with his headquarters at Kolkata में इनका headquarters था in the provision of this act। So the Charter Act of 1813 signaled a notable shift in British government। यहाँ पर जो Charter Act of East India Company जो एक्ट थी, उसके बाद जो एक्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है वो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, जिसके थ्रू आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस दिखने को मिलता है। यहाँ पर जो कि इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। और एक और इसका जो क्रिटिसिज्म जो हुआ वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 also faced criticism for providing insufficient funds for education। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, आलोचना भी हुआ इस एक्ट का, लोग इसको रिवोल्ट भी थोड़ा किए कि हाँ ये एक्ट के तहत जो फंड दिया जा रहा है एजुकेशन में वह क्या है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। एंड द permission granted for missionary activities was found as controversy for imposing western values on Indian society। यानी क्योंकि इस एक्ट के तहत जो है मिशनरीज को ऑफिशियली परमिशन दे दिया गया इंडिया में प्रीच करने का और एजुकेशन को स्प्रेड करने का, उनका वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन में कोई रोक टोक नहीं थी अब। लेकिन इसका अब थोड़ा रिवोल्ट भी हुआ क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी कुछ क्रिएट हुई, कंट्रोवर्सल भी हुआ फॉर इम्पोजिंग वेस्टर्न वैल्यूज ऑन इंडियन सोसाइटी। यानी कि इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन कल्चर पे वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पोज करना, उसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ इस एक्ट के वजह से। सो ये है आपका ओवरऑल चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट का प्रोविजंस जो है वह इतना ही है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। Thank you.